नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। महंगाई, रोजगार, देश प्रदेश का चौतरफा विकास, ये वो मुद्दे हैं जिन पर हमेशा ही बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहीं अब जब कई राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो भी महंगाई, रोजगार और विकास का मुद्दा दमदारी के साथ उठता नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा कोई और अन्य दल, सभी अपनी अपनी जीत के लिए विकास पर विश्वास न करते हुए दूसरे मुद्दों को अपनी जीत के लिए प्राथमिकता में रखते हुए उन्हें जमकर उछाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में हमेशा की तरह ही जाति, धर्म के साथ ही अन्य दूसरे मुद्दे रैलियों में जमकर उछाले जा रहे हैं। इन्हें लेकर वार पलटवार का दौर लगातार तेज हो रहा है। सवाल है कि विकास के बजाय इन मुद्दों को ढाल क्यों दी जा रही है और जनता भी क्यों इन मुद्दों में उलझ जाती है। चुनाव से पहले विकास के मुद्दों को सबसे ऊपर रखने वाले मतदाता मतदान के वक्त क्यों विकास के मुद्दे को दरकिनार करते हुए जाति, धर्म के आधार पर ही वोट कर देते हैं। खैर, आज हम मतदाताओं की बात नहीं करेंगे, हम तो बात उन राजनीतिक दलों की करेंगे जिन्हें विकास से ज्यादा जाति, धर्म और दूसरे मुद्दों पर विश्वास है। ऐसे में सत्ता संग्राम में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर के होगी, विकास पर नहीं, विश्वास। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी सियासी दल जोड़ तोड़ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जोड़ तोड़ और गठबंधन की राजनीति के बीच विकास की बात नहीं हो रही है। विकास की बात भी खूब हो रही है, लेकिन विकास के बूते चुनावी समर जीतने का विश्वास शायद किसी भी दल को नहीं है। तभी तो रैलियों में, मंचों से विकास के साथ ही जातीय और धार्मिक मुद्दों को हवा देने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हमेशा की तरह ही 22 के चुनावी घमासान में भी दूसरे मुद्दे विकास के मुद्दे पर हावी रहेंगे, या फिर जनता इस बार अलग सोच के साथ वोट के साथ चोट करेगी। चलिए, विकास पर नहीं विकास, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है, जो महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी। हाल ही में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर एक नारा दिया था, अयोध्या और काशी में भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। इसके बाद से सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई नया मंत्र या रथ यात्रा भाजपा के काम नहीं आने वाली। वहीं मायावती ने भी भाजपा के धार्मिक एजेंडे से सावधान रहने की अपील की है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा धार्मिक मुद्दों को हवा दे रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी विकास की बात करते करते जिन्ना पर बयान दे देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई, एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई। अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पर पाबंदी लगाने। उधर प्रियंका गांधी भी माथे पर चंदन लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करती हैं। मायावती भी धार्मिक मुद्दों पर सावधान रहने की अपील करती हैं, लेकिन खुद जातीय आधार पर लगातार बयान देती हैं। धार्मिक और जातीय एजेंडे को किस तरह से धार दी जा रही है, इसका अंदाजा आप प्रमुख दलों के जो दिग्गज हैं उनके बयानों के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, यह वही अयोध्या है जहां राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। अब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली नहीं, फूल बरसेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, मेरे घर में भगवान राम का मंदिर है, वहां दर्शन करता हूं। अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो वहां भी जाऊंगा और दक्षिणा दूंगा। उधर बसपा प्रमुख मायावती कहती हैं, सपा दलितों और पिछड़ों में जन्म लेने वाले महान संतों, गुरुओं की तिरस्कारी रही है। भदोही को संत रविदास नगर बनाने का भी इन्होंने ही विरोध किया था। जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी एक चीज नहीं है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। गांधी हिंदू थे,
और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी। मतलब बात सिर्फ भाजपा की ही नहीं है, अन्य राजनीतिक दल भी जातीय और धार्मिक समीकरण साधने में जुटे हैं। विपक्षी नेता जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने के लिए महंगाई, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर रैली तो आयोजित करते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर बात कम होकर जाति और धर्म पर ज्यादा होती है। सियासी गठजोड़ कहीं न कहीं धर्म और जाति के आसपास रहता है। किस दल के पास किस जाति का वोट है, यह गठबंधन करने से पहले परख लिया जाता है। बहरहाल हमेशा की तरह विकास पर हावी रहने वाले जाति धर्म के साथ ही अन्य मुद्दे क्या 22 के चुनावी घमासान में भी विकास पर भारी रहेंगे, या जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट कर सियासी दलों को झटका देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। विकास पर नहीं विश्वास, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी। दीपक जी आपका बहुत स्वागत है। सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हैं। कीर्ति जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे जी हैं। चौबे जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी हमारे साथ हैं। झा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास जाना चाहेंगे। दीपक जी आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरह से चुनाव में विकास की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और कहा जाता है कि विकास के दम पर सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन विकास की बातें जब चुनावी रैलियां होती हैं, विकास की बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, थोड़े बहुत बातें उठती हैं, उसके बाद जाति धर्म इस पर क्यों आ जाते हैं? आप विकास को लेकर के सपा है, कांग्रेस है, बसपा है या अन्य दूसरे दल है, बीजेपी निशाना साधती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी विकास के मुद्दे पर उस तरह से उस मुद्दों को उस तरह से उठाती हुई नहीं दिखती है। क्या वजह है दीपक जी इसकी? धन्यवाद त्रिपाठी जी। सर्वप्रथम तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी शोभित शर्मा जी सर्वप्रथम तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मात्र विकास के एजेंडे पे काम कर रही है। जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी सदैव करती आई है, शुरुआत में भी सबसे पहले मुसलमानों को और जिन्ना को लेकर आने वाले कौन थे? वो अखिलेश यादव ही थे, जिनने तुलना की जिन्ना की एक राष्ट्रवादी और एक राष्ट्रनायक से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी शख्सियत से, जिन्होंने 562 रियासतों को जी मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अपनी बात करिए जी 562 रियासतों को जोड़कर आप पूरे संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में लेकर आए। ऐसे लोगों से तुलना कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी। तो ये जिन्ना की बात कर रहे थे, जाके चुनाव लड़े पाकिस्तान के अंदर, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर रहे हैं? चाहे वो राहुल गांधी की बात करें तो ये महंगाई के मुद्दे पर और अन्य मुद्दों पर जाकर राजस्थान में रैली करते हैं, और राजस्थान में रैली करने के बाद में ये क्या बात बयान देते हैं? हिंदू और हिंदुत्ववादियों में अंतर कर देते हैं। ये किस प्रकार का समाज खड़ा करना चाहते हैं? अगर कृष्ण जी बाल अटकेलियां करें, अगर कृष्ण जी रासलीलाएं करें, अगर कृष्ण जी लीलाएं कर दिखाएं, तो वो सब हिंदू, और अगर वही कृष्ण जी अगर दुष्टों का संहार करने के लिए अगर वो अपना चक्र निकाल लेते हैं और उनका संहार करने के लिए उठाते हैं, तो वो हिंदुत्ववादी। किस प्रकार की परिकल्पना तैयार कर रहे हैं समाज के अंदर? तो ये समाज को भटकाने वाली राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की बात कर रही है, चाहे आज मेट्रो रेल की उद्घाटन की बात हो, चाहे वो सरयू नहर परियोजना की बात हो, ऐसी विभिन्न सारी परियोजनाएं, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, ऐसी विभिन्न सारी विकास की परियोजनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लगातार प्रदेश को देती आ रही है। चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो रैलियों में आज जो भाषण आते हैं, हम लोग सुनते हैं, उस तरह का जो विकास के मुद्दे को उठाया नहीं जाता है। जी त्रिपाठी जी, मैं खुद एक जनविश्वास रैली से आया हूँ जो ब्रज के अंदर चल रही थी, और मैं खुद गया हूँ वहाँ और सभी नेताओं को देखा, करीबी से देखा, और जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उमड़ रहा है, तो वो दिखता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पर अब विकास की बात करें और रोजगार की बात करें तो ये लोग क्यों नहीं बात करते कि 17.5% की बेरोजगारी दर आज 4.5% पे आ गई। हमारी सरकार के अंदर ही हम ही अपनी योजनाओं को बताते हैं, उन योजनाओं के अंदर हम बताते कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, हम बताते कि 3.5 लाख हमने संविदा पे नौकरियां दी, हम बताते कि हमने 1.5 करोड़ रोजगार क्या कहते हैं मनरेगा में दिए, हम बताते कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिए। तो विभिन्न आयाम है, ऐसा नहीं कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से ही एक रोजगार बनता है। ऐसे कई सारी विभिन्न योजनाएं जिनके माध्यम से हम प्रदेश के युवाओं को, नौजवानों को आज रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आज देखिए आत्मनिर्भर भारत स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो ये रोजगार की जो योजना है वो लगातार प्रदेश में जा रही है, और हम सभी चीज बता रहे हैं। और जिस प्रकार से पूर्व की सरकार है, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, ये विकास के लिए एजेंडे पे काम नहीं करती थी। इनके लिए सरकार बनाने का मतलब केवल इतना था
कि सरकार बना लीजिए, अपने खजानों को भर लीजिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाना आता था इन्हें। तो ये प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाते आ रहे थे, पर अब प्रदेश की जनता ने मूर्ख बनना बंद कर दिया है। प्रदेश की जनता स्पष्ट तौर पर विकास को देख रही है, योजनाओं को देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी पर जन विश्वास के माध्यम से बहुत बड़े रूप में विश्वास भी वाकई अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी जो मंच जो सज रहे हैं वहां से नेता जो है फिर जाति धर्म और वर्ग विशेष को लेकर के क्यों इतनी बातें करते हैं, क्यों इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों को घेरा जाता है? त्रिपाठी जी, विकास केवल एक ही ओर नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा नाम शोभित शर्मा है, त्रिपाठी जी नहीं है। सॉरी, मुझे जो मिला वो त्रिपाठी शर्मा जी, माफ कीजिएगा, गलती। मैं देखिए, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने रोड बना दिए, हमने पुल बना दिए, हमने मेट्रो चलवा दी, हमने एक्सप्रेसवे बना दी, ये भी एक विकास है, ये लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बनाता है। परंतु उसके अलावा भी हमारी एक सनातन धर्म था, हमारी सनातन परंपरा थी, हमारा एक राष्ट्र था जिसकी हजारों वर्ष पुरानी एक परंपरा थी, और उन परंपराओं को भी जीवंत करने का काम हम लोगों ने किया है। चाहे वो काशी विश्वनाथ के माध्यम से हो, कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर के माध्यम से, तो उस चेतना को भी, उस आध्यात्मिक चेतना को भी बल देने का काम, जिंदा करने का काम, एक उन परंपराओं को जिंदा करने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, या प्रदेश के लोगों का नहीं है, या क्या राजनीतिक पार्टियों का नहीं है? ये उन लोगों का भी काम है, उस संस्कृति को जीवित करने का, या उस संस्कृति के सहारे जाएंगे जो विदेशी संस्कृतियां लगातार समय समय पर कुठाराघात करती रही हैं हमारी संस्कृतियों पे। तो हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति प्रेमी संस्कृति रही है। चाहे हमारा मूल मंत्र हो धर्म का, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय, मतलब सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो इस प्रकार से जो हमारी एक सामाजिक चेतना है, उस सामाजिक चेतना को भी बल देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हम विभिन्न प्रकार से समाज में सभी प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विकास कर रहे हैं, हम इस प्रकार से भी काम कर रहे हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, और ये प्रदेश की जनता समझ रही है। ठीक है दीपक जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कीर्ति जी जुड़े हुए सपा प्रवक्ता है। कीर्ति जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल वही है कि जिस तरह से जो बीजेपी ने कहा है उनकी बातों का तो आप जवाब दीजिएगा ही कि बीजेपी जिस तरह से कह रही है वो विकास की बात करने के साथ ही हर वर्ग का भी विकास कर रही है, और जो होना चाहिए वो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग विशेष को सौंधने की कोशिश हो रही है, और धर्म की भी जहां तक ये जातियों की भी बात है तो सभी का कल्याण हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। आप पर सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग जो है वर्ग विशेष को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनकी बात करते हैं, और जिस तरह से मायावती जी ने भी कुछ समय पहले ये बात कही थी कि जो सपा है वो दलित और पिछड़ों के जन्म जो महान संत है उनके गुरुओं की जो है तिरस्कारी रही है, और इन्होंने ही जो है भदोही को संत रविदास नगर बनने का भी विरोध किया था। तो इस आरोप को लेकर के आप क्या कहेंगे? वहीं जिस तरह से जो आपके यहाँ भी जो अखिलेश यादव जी या सपा के जो अन्य नेता हैं जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सर विकास की जो बात है, जो रोजगार से जुड़ा मुद्दा है या महंगाई से जुड़ा मुद्दा है, जिनको लेकर के आपको सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, उस तरह की बातें ना होकर के कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पर ये चुनाव फिर से केंद्रित होता चला जा रहा है पहले की तरह ही। शोभित जी, मैं दीपक पटेल जी के उस बात से अपनी बात शुरू करूंगा जी, जो जिन्ना का सवाल उन्होंने खड़ा किया जी। दीपक पटेल जी भूल गए, दीपक बघेल जी हैं सर वो जी, दीपक बघेल जी हैं, दीपक बघेल जी ये शायद भूल गए कि उनके पार्टी के सबसे सीनियर लीडर जनाब लाल किस आडवाणी साहब पाकिस्तान गए थे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया? अगर कोई कार्रवाई किया हो तो दीपक बघेल जी बता दें। और जहां तक विकास का सवाल है, समाजवादी पार्टी 2017 में भी नारा दी थी, काम बोलता है। हम काम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आज भी विकास के सवाल पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज भी उन्नाव के अंदर जो रथ यात्रा हमारी निकली है, हमारे नेता ने कहा कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, कमाई आधी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। हमारे नेता ने कहा कि जिस मेट्रो का शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, उस मेट्रो का उद्घाटन हुआ। हम फिर सरकार में आएंगे तो कानपुर से उन्नाव तक मेट्रो बनाएंगे। हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं, हम उन बेरोजगारों की बात कर रहे हैं जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी को बहुत बाद में समझ में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से पिछड़ों दलितों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई थी,
और लगातार विद्यार्थी लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा था, लाठियां खा रहा था, और लगातार इस बात को पिछड़ा आयोग भारत ने भी कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा कि पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण तय है उसके हिसाब से उनका हक दे दिया जाए। लेकिन तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बात समझ में नहीं आई। लगातार विद्यार्थी आंदोलन करता रहा, वो नौजवान आंदोलन करता रहा, अपने हक के लिए संघर्ष करता रहा। मैं उन विद्यार्थियों को आज के चैनल के माध्यम से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो संघर्ष में लाठी खाए, रात दिन सड़कों पे रहे, लखनऊ के अंदर कैंप किए रहे और लगातार लड़ते रहे। तब बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी को चेतना और संवेदना जगी कि ये गलत हुआ, और अब फैसला किया कि उन विद्यार्थियों का आरक्षण के हिसाब से समायोजन किया जाएगा, फिर नई भर्ती होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। वही चरित्र देश केंद्र की भी सरकार का। किसान 14 महीने आंदोलन किया, कृषि बिल वापसी के सवाल को लेकर के लगभग 750 किसानों की मौत हो गई, और एक दिन प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हो कहते हैं कि कृषि बिल वापस लिया जाता है। 2 दिन पहले भारत सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन फिर विचार होगा। जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस जरूर हुए हैं चुनाव को देखते हुए, लेकिन चुनाव बाद सरकार पुनः विचार करेगी, और इसलिए विचार करेगी कि जो उसको उद्योगपति मित्र हैं जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम तैयार कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब के अंदर, उनके हित में ये बिल पुनः लाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरा ये सब अलग है। और जो आप कर रहे हैं विकास की बात, मैं तो कर रहा हूं, भारत सरकार के गृह मंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि अगर सरकार बदल गई उत्तर प्रदेश की तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर निर्माण को रोक देंगे। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई रोक सकता है देश के अंदर? माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है देश के अंदर? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ फैला रहे हैं, आज कानपुर के अंदर भी झूठ फैला रहे हैं, क्यों नहीं साफ करते कि जो इत्र कारोबारी, शिखर पान मसाला का कारोबारी, गुटखा का कारोबारी पीयूष जैन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, हमारे नेता अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उसके सीडीआर जारी हो मोबाइल का। किन किन नेताओं से उसकी बात होती है उसकी सीडीआर जारी हो। हम लोगों ने ये बात बिक्रू कौन में भी कहा था कि विकास दुबे का सीडीआर जारी हो। ये सरकार सीडीआर नहीं जारी की। हम आज भी चाहते हैं कि पीयूष जैन के मोबाइल का सीडीआर जारी हो। किन किन नेताओं से उनकी बात होती है? वो भ्रष्टाचार का पैसा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद ठीक है, उनकी बात तो हो गई, लेकिन सपा की अपनी बात कर रहे हैं सर। जिस तरह से जो है 2022 का चुनाव है, आपने भी कोई विकास का खाका खींचा होगा, और 2012 से 17 तक आपकी सरकार रही है, उस दौरान आपने किस तरह से विकास किया? शोभित जी, मैं आपकी सब बात का जवाब दूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद कालाधन समाप्त हो जाएगा, तो ये 200 करोड़ रुपया पीयूष जैन के घर कहां से आया? किन बैंकों से निकासी हुई? वो पैसा कैसे एकत्रित हुआ? किस मार्ग से आया? डबल इंजन की सरकार यूपी में भी और दिल्ली में भी, वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इकट्ठा तभी हुआ जब वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। और सवाल सिर्फ विवाद चंदा लेने का है। चंदा देने न देने के लिए छापेमारी है, और इस तरीके से व्यापारियों में भारतीय जनता पार्टी दहशत बना रही है। और इसकी जांच हो और सीडीआर ओपन हो तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ फैला रहे हैं उन पे भी खामोश हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन से खबर चली कि समाजवादी इत्र, समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे जुड़े कारोबारी, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि जो इत्र जारी करने वाले व्यापारी वो पम्मी जैन जी हैं, वो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद तमाम मीडिया के लोग भी खामोश हो गए, किसी ने खबर नहीं दिखाया उसके बाद। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सब अलग है। ठीक है कीर्ति जी, आपकी बात आ गई है। एक बार कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, उनका भी एक थोड़ा सा रिएक्शन जान लेते हैं जिस तरह से जो बातें हो रही हैं।
चौबे जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको भी विकास पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप भी जाति धर्म के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्या? और जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी ने और सपा प्रवक्ता कीर्ति जी ने जो अपनी बातें कही हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, 1989 तक कांग्रेस ने इस प्रदेश के विकास के पैमाने पे जहां ले जाकर छोड़ा था, जी, बाकी दलों की सरकार ने बारी बारी से प्रदेश को लूटा और निरंतर उत्तर प्रदेश को बिहार से भी पिछड़ा और जंगल राज स्थापित कर रखा है। जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के किसानों को जो चीनी मिल दिया, कॉटन मिल दिया, युवाओं को पढ़ने के लिए जो यूनिवर्सिटी कॉलेज दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेचने का काम किया, निजीकरण करने का काम किया, जिसका दुष्परिणाम है कि आज नौजवानों को इंजीनियरिंग की महंगी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, उनके गार्जियन को खेत बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, मेडिकल की पढ़ाई के लिए घर बेचना पड़ता है, और आज तो बीटीसी के लिए भी लोगों को घर बेचना पड़ रहा है। जो 100 रुपए में बीटीसी हो जाती थी, 150 रुपए में लोग बीएड कर लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निचोड़ने के लिए 4 साल का, 2 साल का बीटीसी कर दिया, बीएड। मतलब ये क्या है? ये तो मतलब आप 4 साल फीस दीजिए, 2 साल फीस दीजिए, जो 1 साल का कोर्स था। ये तो जनता को छल रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। इनसे पूछिए, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद वहां के जेई गौतम जी से 5 लाख रुपए एसीपी लगाने के लिए मांग रहे थे रिश्वत, जिसका ऑडियो वहां के जेई ने टेप किया, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ट्वीट किया, एप्लीकेशन भेजा, मैंने भी ट्वीट किया, मैंने भी 2-3 बार डिबेट में उठाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम उस भ्रष्ट रजिस्ट्रार के साथ हैं। और यही नहीं, वहां के जो वाइस चांसलर वैशंपायन जी थे, वो दिनेश शर्मा जी के विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके साथी हैं। और कानपुर यूनिवर्सिटी में जब वो वाइस चांसलर होते थे तो भ्रष्टाचार में बर्खास्त किए गए थे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विजिलेंस की सिफारिश पे उनका पेंशन रोक दिया था, और उन्होंने 60 लाख रुपया का पेंशन अपना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से ड्रा कर लिया। अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी रिलीज करते तो लखनऊ ट्रेजरी से लेते। दिनेश शर्मा जी बचा रहे हैं। हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। अगर इसकी कट के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डबल बेंच न्यायाधीशों के अगर निगरानी में अगर इसकी सीबीआई जांच करा दी जाए तो डिप्टी सीएम महोदय जेल में होंगे, और वाइस चांसलरों की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करा दी जाए तो पूर्व राज्यपाल महोदय भी जेल में होंगे, और घपला घोटाले से यूनिवर्सिटियों की ठीक से जांच करा दिया जाए तो गवर्नर महोदया पे भी कार्रवाई बनेगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद वो जनता के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, अरे आप सत्ता में आ जाएंगे तो ये सब करा लीजिएगा। आप अगर सत्ता में आ जाते हैं तो ये सब करा लीजिएगा। छापा पड़ा था, चौबे जी, करोड़ों में नोट बरामद हुई थी, करोड़ों में नोट। चौबे जी, आप बड़ा फ्लुएंटली बोलते चले जाते हैं, इस तरह से लगता है कि आप भाषण दे रहे हो, आप सुनते ही नहीं है सवालों को। सरकार ने नियुक्त किया था। चौबे जी, जनता पार्टी हर भ्रष्टाचारी के साथ है, उन्हें बचा रही है। महाकुंभ में 1000 करोड़ का घोटाले का कैग ने संभावित घोटाले को बताया कि घोटाला हुआ है। आज तक भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और न तो किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। ये है चौबे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? 70 साल में जो ट्रेन दिया वही कानपुर के रेलवे स्टेशन। चौबे जी, आपको आवाज आ रही है? पहले बेच दिया, उनसे पूछिए कि मेट्रो कब बेचे। इसीलिए कांग्रेस चौबे जी, लग रहा है आप जो है बिल्कुल, चौबे जी आप एकदम फ्लुएंटली बोलते चले जाते हैं, आप सवालों को सुनते नहीं हैं, और शायद सवालों को नहीं सुन रहे हैं, और जनता की आवाज भी आप तक नहीं पहुंच रही है। शायद यही कारण है कि आप सत्ता से लंबी दूरी हो गई है, आपका है। आप मुझे टोकेंगे सर? प्रश्न करिए मुख्यमंत्री जी से
सर मैं तो सभी को प्रश्न कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने बीजेपी प्रवक्ता से ही प्रश्न किया। भ्रष्ट कुलसचिव और वाइस चांसलर को बचाने में ठीक है, विजिलेंस ने 4 ठीक है करोड़ की रिकवरी चौबे जी आपकी बात ठीक है। विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार जब डिप्टी रजिस्ट्रार थे मेरठ के, चौबे जी विजिलेंस ने वहाँ के मेडिकल थाने में चौबे जी दर्ज कराई है, लेकिन रजिस्ट्रार चौबे जी आप कहाँ, चौबे जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। चौबे जी एक सवाल ये है आपसे, जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, यूपी में जिम्मेदारी दी है चुनाव जिताने की, उन्होंने ये कहा है कि अब की बार जो यूपी की जनता है वो विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी, जाति धर्म पर से इतर वो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट करेगी और इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी क्योंकि विकास के लिए वोट होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं? मैं पूर्णतया सहमत हूं और कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय भूपेश बघेल जी के कुशल रणनीति में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और जिससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ उजागर हो रही है। तमाम एजेंसियों की रिपोर्टें भारतीय जनता पार्टी के पास है और उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नींद उड़ गई है। अच्छा तो होता कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत कमेटियां बनाने के बजाय जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने अभी आगाह किया था कोरोना से प्रदेश को बचाने के लिए, अगर उस पर कोई कमेटी बनाई होती प्रदेश की जनता के जान माल को बचाने के लिए इस आने वाली राष्ट्रीय विपदा से, इस महामारी से, तो उसका स्वागत होता। लेकिन भारतीय आज अखबार पढ़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी तो अपना विकास कुछ किया ही नहीं विनाश के अलावा। ठीक है चौबे जी, ठीक है आपकी बात आ गई है। आपने जो भी बातें रखी हैं उनका जवाब लेंगे दीपक जी से। ठीक है चौबे जी आपकी बात आ गई, मैं आपके पास वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जो है सिर्फ आत्मनिर्भर हुई है। ठीक है चौबे जी आऊंगा आपके पास। चौबे जी आपकी बातें आ गई है, दीपक बघेल जी उसका जवाब देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन कृष्ण मोहन झा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। कृष्ण मोहन जी, आपने जिस तरह से बीजेपी की बातों को सुना, सपा की बातों को सुना, कांग्रेस की बातों को सुना, सभी कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता में विकास है, उनकी प्राथमिकता में वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए, खासकर जो रोजगार है या महंगाई से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से रैलियां हो रही हैं आप भी उनको देख रहे हैं, उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, नेताओं की बातों को सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई जो है विकास की बात हो रही है या फिर जिस तरह से चला रहा है जाति धर्म या जो अन्य दूसरे मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं? क्या लगता है झा जी आपको? देखिए शोभी जी, जो आपका आज चर्चा का विषय था, जो विकास जो है दरकिनार हो गया है जी, और जो मूल है वो जातिगत चीजें आ गई हैं, वर्ग विशेष की बात आ गई। तीनों प्रवक्ताओं की अपनी बाध्यताएं हैं, उनकी निष्ठाएं हैं और उनको अपने पार्टी का पक्ष रखना है। निश्चित रूप से वो तीनों बात जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने दायित्वों का बहुत अच्छा निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पीछे लिए चलता हूँ कि जब आप बात करते हैं किसी पार्टी का जन्म होता है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, सपा लोहिया जी की परिकल्पना, लेकिन बाद में एक वर्ग विशेष के साथ चली जाती। कांग्रेस के नेता को कहना पड़ता है कि सब जिन्हों दिखाना पड़ रहा है, हिंदुत्व की बात करना पड़ रहा है। और आप जो चौथी जो पार्टी है जिसके प्रवक्ता बैठे हुए दीपक जी, उसका जन्म ही हिंदुत्व को लेकर के हुआ है। तो जब जन्म ही उसी ढंग से हुआ हर एक चीजों का, तो उसको तो उसी ढंग से आगे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा कि इस देश में विकास हमेशा बौना साबित हुआ है, जातिगत चीजें हमेशा हावी रही हैं। यदि हम बात करें कि जब आपने देखा होगा कि 2004 में जब चुनाव हुए, बहुत विकास हुआ, पूरे देश के अंदर विकास की चर्चाएं होने लगी। जो रिजल्ट जो आए वो चौंका दिए। उस विकास को लेकर के प्रमोद महाजन इतने आश्वस्त थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो है समीकरण बिल्कुल अनुकूल होगा एनडीए के। लेकिन जब रिजल्ट देखने को मिले तो बिल्कुल उससे इतर थे। इसी ढंग से आप देखिए कि हम यूपी की जब बात करते हैं तो यूपी में जिस ढंग से अखिलेश काम कर रहे थे, युवा नेतृत्व था और जिस ढंग से पूरा विकास हुआ, लेकिन जब चुनाव जब हुए तो परिणाम फिर इतर आया। वैसे आप बात करिए कि जब चंद्रबाबू नायडू ने जो काम किया, आईटी की परिकल्पना की थी, पूरे भारत में पूरे विश्व में एक मैसेज गया था कि बहुत विकास पे काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के संगठनों की भी बाध्यता होती है कि किसी न किसी वर्ग विशेष को वो साथ लेकर के चले और साथ लेने की वजह से उसके प्रति आकर्षण, उसको किस ढंग से आकर्षित किया जाए अपने साथ, ये हमेशा हमें देखने को मिला है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। आज हम यदि बात करें कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जब पूरे देश में कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, तो वो एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो अपने लोगों को बाहर से लेकर के आए।
और जो आप देखिए जो पलायन करते थे, जो आपके मजदूर थे, उनको भी लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योगी जी ने की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूपी में विकास सभी पार्टियों ने, जिस दिन से अभी चौबे जी कह रहे थे कि 89 तक उन्होंने विकास की गंगा बहा दी थी, तो विकास की गंगा बहाई, समय के अनुकूल हर व्यक्ति ने कार्य किया है, लेकिन कुल मिलाकर के जो झुकाव रहा है वो कहीं ना कहीं जातिगत रहा है, वर्ग विशेष पे रहा है, और यही एक मुद्दा हमेशा बनता रहा है। वर्ग विशेष को साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल करते रहे। तो आप देखिए कि विकास जो है वहां पे बौना हो जाता है और जो जातिगत मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं। जी ठीक है जहाँ जी, आपके पास भी मैं लौटूंगा। दीपक जी, जिस तरह से सपा और कांग्रेस ने आपको जमकर घेरने की कोशिश की है, और कुछ बातें हैं भी जिनका आपको जवाब देना होगा, और जिस तरह से जो सपा प्रवक्ता है कीर्ति जी, उन्होंने कहा कि जिन्ना और जो चादर चढ़ाने का उन्होंने जिक्र किया, और कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो पढ़ाई को लेकर के है, जो कोर्सेज वगैरह 1 साल के होते थे उनको 2 साल का कर दिया गया, फीस वसूलने का काम हो रहा है, देश को अगर आगे बढ़ाना होता, शिक्षा को नई दिशा देनी होती तो इस तरह से चीजें नहीं होती। खैर, और जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार की जो बातें कही, कुछ मुद्दे से अलग हटके भी थी, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से आपने अभी हाल ही में जिस तरह से जो कमेटी बनाई है ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए, और जिस तरह से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसके पहले और भी अन्य वर्गों को लेकर के बातचीत हुई थी, तो इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? अगर आप वाकई आपको विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो जनता से विकास करने का वादा किया था उस पर आप खरे उतरे और जनता आप पर विश्वास करती है, तो फिर चुनाव से पहले इस तरह की कमेटियां या फिर वर्गों को साधने की जरूरत क्यों पड़ रही है? खास तौर से जब ये कोरोना का समय है, कोरोना काल है, ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, जरूरत ये है कि कम से कम रैलियां हो, कम से कम भीड़ जुटे। सत्ता पक्ष में होने के नाते आपको ये स्टैंड लेना चाहिए कि हम ठीक है, हम जनता के बीच वर्चुअली कनेक्ट होंगे, कोई रैली नहीं करेंगे, ताकि आपकी देखा देखी दूसरे दल भी रैली ना करें। लेकिन ठीक है, अभी चूंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का कोई फैसला नहीं आया है, तो आप भी रैली करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये चुनाव आयोग जब तक फैसला नहीं लेकर। लेकिन जिस तरह से वाकई में विकास की बात होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हो रही है, और जो सपा प्रवक्ता है और कांग्रेस प्रवक्ता है उन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? दीपक जी। जी शोभित जी, भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर राजनीति नहीं करती। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जहाँ आप समितियों की बात कर रहे थे, एक प्रकार से समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व की एक क्षमता प्रदान की जाए। सभी समाज में विभिन्न वर्ग हैं, उन सब विभिन्न वर्गों को जब नेतृत्व की क्षमता प्रदान की जाएगी तो समाज में कोई भी वर्ग अगर वो पीछे रह जाता है तो फिर पूरे संपूर्ण भारत का विकास हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। सभी वर्गों को साथ में लेकर। ये तो पहले भी हो सकता था ना, ये चुनाव के वक्त ही क्यों हुआ? जी लगातार शोभित जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर काम कर रही है, और इस बात को हम जानते हैं। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सदैव काम करते रहते हैं। तो ये हमारी पार्टी का नेतृत्व ने निर्णय किया, और ये बहुत पहले से हुआ, और भारतीय जनता पार्टी सभी भाषा, क्षेत्र और धर्म के संप्रदाय के लोगों को लिए लगातार काम कर रही है। हम किसी को जाति को अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में नहीं देख रहे, जबकि समस्त जातियों को, समस्त क्षेत्रों को एक नेतृत्व की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। परंतु जो विपक्षी पार्टी है वो उन सभी जाति धर्मों के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत को या उत्तर प्रदेश को किसी प्रकार के बंधन से तोड़ दिया जाए, क्षेत्र के नाम पर तोड़ दिया जाए। आपके पास ही आ गए, उनको अपनी बात रख लेनी चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपको कुछ कहना हो तो आप के रिश्ते भी बता दें। अरे कीर्ति जी, सब पे आएंगे धीरे धीरे करके, आप जल्दी से रखिए, सबका जवाब दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं कुर्मियों की बात करेंगे, कहीं पटेलों की बात करेंगे, जबकि हम पूरे उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक भाषा में देख रहे हैं, एक धर्म के रूप में देख रहे हैं, वो है विकास और जन लोक कल्याणकारी योजना जो सभी के लिए हो। अगर हमने मकान बनवाए तो सभी के घर में पहुंचाए, अगर हमने उज्ज्वला योजना दी तो सभी के घर में गैस सिलेंडर दिए, अगर हमने सौभाग्य योजना दी तो सभी के घर में लाइट पहुंचाई। तो ये चाहे हर घर जल और नल की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो, तो इस प्रकार से हम किसी के साथ भेदभाव की परिस्थितियों में नहीं पैदा होना चाह रहे, ना भेदभाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी पार्टियों के लोग जी आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे, चौबे जी आपके पास भी आएंगे, पर्याप्त समय देंगे आपको। चौबे जी पूरा पर्याप्त समय रहेगा। दीपक जी को अपनी बात कह लेनी दीजिए, आपने कई आरोप लगाए, उनका जवाब आ जाए बिंदुवार, उसके बाद फिर मैं आपको भी पूरा समय दूंगा। चौबे जी, दीपक जी अपनी बात करिए। ये कब्रिस्तान की बात करते थे, ये लोग क्या कहते हैं इफ्तार पार्टी की बात करते थे। भाई ऐसा क्यों करते थे? आज ये नए नए हिंदुओं के आगे इन्हें रामनवमी और महानवमी का अंतर नहीं मालूम, कभी एक पोस्ट इनकी फेसबुक पे देखी नहीं, 4.5 साल तक बैठ के कमरे के अंदर चिड़िया उड़ाते रहे। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास होगा? आज चुनावी रण पैदा हुआ तो आज ये अपने कमरों से, एसी के कमरों में से निकल के उत्तर प्रदेश को देखने आ गए। इससे पहले किस प्रकार की बदहाल परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर?
छोड़ दिया था गया था उत्तर प्रदेश के लोगों को। आपका कहने आज का भारतीय मतलब जनता क्या है पार्टी- कि मतलब चुनाव आया तब ये आए, उसके पहले ये जनता के बीच पहुंचते ही नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना काल में बिल्कुल नजारा थे ये। इनका समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नजर नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनसेवा में लगा हुआ था, और मैं भी उन कार्यकर्ताओं में से एक हूँ जो लगातार उस जनसेवा में भागीदार था और उसका हिस्सा बना हुआ था। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ये की भी सोच बता में है। दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों पे लाठियों से पीटने का काम किया, जो उत्तर जी प्रदेश जी के जी, अंदर आ उन्हीं रहे थे। मजदूरों को जब नहीं, उन्हीं मजदूरों को पीटने का भी आपने काम किया, बाहर उत्तर बसों प्रदेश से की बात- डीटीसी की बसों से छोड़ दिया, तो उन्हीं कीर्ति जी, मजदूरों को लेकर कीर्ति आने जी, का आपके काम पास हमने ही आ रहा किया। हूं, कीर्ति जी, 17 आपके करोड़ पास ही लोगों आ रहा हूं। को लगातार 17 करोड़ लोगों को लगातार राशन देने का काम हम लोगों ने किया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी मजहब के नाम पर हमने भेदभाव नहीं किया। हमने सबको समान रूप से विकास के रथ से जोड़ा है। आज डबल इंजन की एक्सप्रेस आज कानपुर के अंदर गई। अब मान के चलिए आज वहां पर मेट्रो का निर्माण हुआ, क्या उस मेट्रो में कोई हिंदू चढ़ेगा या कोई मुस्लिम चढ़ेगा या कोई सिख चढ़ेगा या कोई जैन चढ़ेगा? उसमें सभी लोग चढ़ेंगे। अगर सुनिए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 1 लाख हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 22 लाख हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता कर दी गई। बसपा के कार्यकाल में, ये किसानों की बात करते हैं, सपा बसपा के कार्यकाल में 29 मिलें कुल मिलाकर बंद हुई। 10 सपा के में हुई और 19 बसपा के में हुई। उनमें से लगभग 20 चीनी मिलों को हमने खोला। हमने किसानों को सम्मान निधि दी। इन दोनों ने मिलकर जितना गन्ने का भुगतान नहीं किया, हमने 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया। ये लगातार हमारे काम है। इन्हीं के नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं, किस प्रकार से तुष्टीकरण करते थे। रोजगार में एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष के लोगों को रोजगार दिया जाता था। ये भूल गए अनिल यादव जी को, संघ लोक सेवा आयोग के तीनों इनके चयन आयोग के अध्यक्षों को हाई कोर्ट ने निकाला। उसके बाद में 3 साल तक भर्ती बोर्ड का गठन नहीं कर पाए। ये क्या लोग नौजवान के और रोजगार की बात करेंगे? दीपक जी, यहाँ पे जहाँ तक रोजगार का सवाल है, आपसे जानना चाहूंगा दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 4.5 साल जो योगी सरकार का जो कार्यकाल अब तक रहा है, उस दौरान कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दे दिया है? जिस तरह की चौबे जी भी जानना चाहते हैं, सपा प्रवक्ता भी जानना चाहते हैं, इन 4.5 साल में कितने बेरोजगारों को रोजगार बीजेपी सरकार में मिला है? जी, मैंने सबसे पहले इसका पहले ही मैं बोल दिया था, परंतु मैं सपा और बसपा का इनका आदर करते हुए इनको फिर से बताता हूँ। 4.5 लाख नौजवानों को सीधा हमने सरकारी भर्तियों में रोजगार दिया। 3.5 लाख नौजवानों को हमने सीधा कुछ जो सपा के शासन में निकली, वो विज्ञापन जो है सपा सरकार में जारी हुआ था 2016 में, और उसकी आप लोगों ने परीक्षा कराई, उसका क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? शोभित जी, आपका सवाल स्पष्ट रूप से आ नहीं पाया। बात मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से जो आप लोगों ने कहा है कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई, जो 69,000 शिक्षकों की, तो वो विज्ञापन मुझे सर याद है कि 2016 में निकला था, जिस समय सपा सरकार थी, अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और किसी वजह से जो है वो परीक्षा नहीं हो पाई थी, और उसी परीक्षा को आपने 2019 में संपन्न कराया। फिर उसी का अगला जो पार्ट है 2020 में हुआ, उसी को आप आगे बढ़ाते चले गए, और जो सरकार ने जो नियुक्तियां निकाली थी सपा सरकार ने, उसको आप अपनी उपलब्धि में जोड़ रहे हैं। ये देखिए शोभित जी, सबसे पहले बात तो वो ये किस तरह का सवाल है मुझे समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी 60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लगा गई, 300 परियोजनाएं ये लगा के गई। ये किसके भरोसे लगा के गई थी कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार से चली जाएगी तो वो योजना उसी प्रकार से बंद हो जाए? तो ये गलत है। इस प्रकार से नहीं होता। अगर किसी अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म डाला है तो उसके कुछ सपने होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। वो नौजवान रोजगार चाहता है। अगर वो भर्ती आई और उस भर्ती को हमने आगे प्रक्रिया को बढ़ाया और उसके बाद में अगर वो रोजगार दिया तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। अगर इतना इनको रोजगार देना था तो ये 2016 में क्यों दे के जा रहे थे? इनको 2012 से शुरुआत करनी थी, 2013 में देनी थी। और अगर इतना अपने में अपना लेना था, इन्वेस्ट लेना था, तो बिल्कुल अपना ले जा रहे हैं। ये अगर 2016 आपकी बात आ गई, दीपक जी आपकी बात आ गई। कीर्ति जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से दीपक जी ने भी ये बात कही है कि अगर मान लीजिए आप लोग कुछ छोड़ के जा रहे हैं और आपकी सत्ता नहीं आती है, तो जाहिर सी तौर की बात है, चाहे वो जो एक्सप्रेस वे हो या मेट्रो रेल हो या कुछ भी हो, नौकरियों आपने जो भी निकाली हो, अगर आप अपने शासन में नहीं कर पाए, आप सत्ता परिवर्तन हो गया, तो उनकी सरकार आती है, तो जाहिर सी बात है वो आपके काम उनकी सरकार में होंगे। और अगर वो नहीं करती है तो फिर वाकई में उसकी नाकामी है कि वो आपके कामों को नहीं कर पाए। तो ऐसे में आप ये इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं कीर्ति जी? शोभित जी, मैंने पहले ही 2-3 सवाल खड़ा किए। मैंने पूछा था जिन्ना और अडवाणी का रिश्ता क्या है, क्यों पाकिस्तान की मजार पे चादर चढ़ाने गए थे? नहीं तो मजार पे चादर चढ़ाने क्यों पाकिस्तान गए? ये कौन सा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के नेता? और दूसरा सवाल,
69,000 शिक्षकों की भर्ती में ये पिछला आयोग को क्यों कहना पड़ा कि इस भर्ती में 27% आरक्षण का पालन नहीं हुआ जी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्यों अब समझ में आया जब चुनाव आया। ये बात जो किसानों के हितैषी होने के कर रहे हैं, ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की मौत की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और जिस गन्ना किसानों के भुगतान की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि 120 दिन में सभी गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हो जाएगा। आज भी 15 से 20 हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये दीपक जी क्यों नहीं बताते। और जहां तक विकास का सवाल, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़ के गई, क्यों शिलान्यास करके गई, अगर हम सरकार में रहते तो हम उसको पूरा कराते। हम तो कह रहे हैं कानपुर मेट्रो का शिलान्यास, उसके बजट का आवंटन हमने किया था और उस समय केवल समाजवादी पार्टी नहीं शिलान्यास में शामिल थी, उस वक्त के सांसद माननीय मुरली मनोहर जोशी साहब भी उस शिलान्यास में शामिल थे और शहरी विकास मंत्री माननीय वेंकैया नायडू साहब जो आज उपराष्ट्रपति हमारा सरकार के, वो भी शामिल थे उस शिलान्यास में। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी उस शिलान्यास का बजट आवंटन का श्रेय समाजवादी पार्टी के हिस्से में नहीं देना चाहती थे, उसका चित्र पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी समाजवादी पार्टी की सरकार में 70% जमीनों का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो आरोप हमारे ऊपर लगा रही है कि अखिलेश यादव जी इसलिए शिलान्यास कर दिए, तो इनको ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज शिलान्यास चुनाव के वक्त में क्यों कर रही है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का मुंह क्यों खुल रहा है, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ केवल चुनाव तक। अगर इनको भी काम करना रहता तो इसके सरकार बनी 2017 में, तब से विकास क्यों नहीं किए, तब से बजट इन्होंने क्यों नहीं दिया, तब से कोई सवाल इन्होंने आपने भी किया था, भर्तियां आपने 2012 में क्यों नहीं निकाल दी सरकार में आते ही। मैं तो भर्ती किया, सुनिए दीपक जी को इनका संकल्प पत्र याद नहीं होगा। इनके संकल्प पत्र में लिखा है कि 7 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी हर साल देंगे। 5 साल पूरा हो गया, 4.5 लाख का दावा कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, यह संकल्प पत्र है इनका। इनको नहीं पता होगा दीपक जी को। मैं संकल्प पत्र का रखा हूं अपने पास आज भी, क्योंकि इनको वक्त पे इनको आईना दिखाया जा सके। 7 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देने का सवाल था सरकारी नौकरियों में, और आज भी एक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि केवल 4.5 लाख दे पाए। बाकी नौकरी कौन देगा, बताएंगे दीपक जी, बताएंगे बाकी नौकरी कौन देगा। 30 लाख नौकरी क्यों नहीं दिया इन्होंने। और जो कोरोना काल में बड़े लोग बेरोजगार हुए, बड़ी बेरोजगारी हुई, जो कोरोना काल में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर के खरीद में घोटाले हुए, अलग अलग जनपदों में अलग अलग दरों पे खरीदी गई, जिसकी शिकायत माननी। कीर्ति जी, घोटाले और भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं हुई। घोटाला भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, अब ठीक है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल घूमते रहे, घूम के इलाज कराते रहे, लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिए, बेड के अभाव में कोरोना काल में दम तोड़ दिए, और वो लाशें आंखों को रुलाती हैं जो गंगा के किनारे बिना कफन के दफन की गई। उसके ऊपर से भी कफन नोचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कीर्ति जी, जिस तरह से ठीक पहले के चुनाव में जो एमवाई जो फैक्टर कहते थे मुस्लिम यादव, इस बार जो है महिला और युवा कहा गया है कि एमवाई जो है महिला और युवा है और इनका उद्धार है, इनका विकास है। तो जिस तरह से अब जो इस नारे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और खासतौर से जो ठीक है जाति धर्म अपनी जगह है, और मुझे नहीं लगता कि जाति धर्म को साइड में किया जाएगा, जाति धर्म भी है। आपके नेताजी जो हैं अखिलेश यादव जी ये दावा करते हैं कि वो हर वर्ग की बात कर रहे हैं और हर वर्ग का विकास करेंगे, किसी एक वर्ग का उद्धार नहीं होगा, सबके साथ सबका विकास। जिस तरह से ये बीजेपी का नारा है अपना, वो दावा करती है, आपकी अपना दावा है। लेकिन जिस तरह से जो अब हो गया है, अब आपका जो घोषणा पत्र आएगा उसमें किस तरह से सपा इस तरह की रणनीति बना रही है। ठीक है, बीजेपी ने पिछली बार सरकार बना ली, कुछ कमियां रही होंगी, आप सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन अब सत्ता में वापस आने के लिए जो रोजगार है या महंगाई है, इस मुद्दे पर किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, किस तरह से काम करेगी। देखिए, बहुत संक्षेप समाजवादी पार्टी शोभी जी लगातार किसानों के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे
और जो विद्यार्थी लगातार लखनऊ के अंदर आंदोलन कर रहे थे उनके सवाल को लेकर के, महंगी बिजली के सवाल को लेकर के, व्यापारियों की समस्याओं को सवाल को लेकर के हम लगातार लड़ते रहे और ये हमारे संकल्प पत्र में तमाम बातों का समायोजन होगा। जब संकल्प पत्र हमारा घोषित होगा, जब चुनावी एजेंडा घोषित होगा कि हम सरकार में आने पे क्या क्या करेंगे, उसमें तमाम समाज का तमाम बिंदुओं को हम संकलित करेंगे और उसको रखेंगे। ठीक है कीर्ति जी, लेकिन जी थोड़ा समय की कमी है आपके पास में फिर और लेकिन एक सवाल जी जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। आज कानपुर में देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बगल के जनपद उन्नाव में थे। जो जन सैलाब, जो जन समर्थन, जो लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है वो 2022 में बदलाव का संकेत दे रहे हैं और बदलाव हो गए। जी ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी, जिस तरह से सपा की अपनी बातें हैं, दीपक जी की अपनी बातें हैं, दोनों लोग विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद किया है, प्रियंका गांधी जी ने मैराथन भी कराई है लखनऊ में मैराथन, जिसमें काफी भारी संख्या में हमने देखा लड़कियों ने प्रतिवाद किया, लेकिन इसके बावजूद आप सत्ता से बहुत लंबी आपकी दूरी हो गई है और जिस तरह से जो आपने घोषणा पत्र लेके आए महिलाओं के लिए, अब जो अलग से एक और दूसरा घोषणा पत्र लेके आएंगे तो उसमें क्या कुछ खास रखने वाले हैं? और खास तौर से जिस तरह से आप लोग रोजगार को लेकर या महंगाई के मुद्दे पर घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से और भी जो जहां ठीक है केंद्र में आपकी सरकार नहीं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, राजस्थान हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया, वहां महंगाई को काबू में करने के लिए, रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काम किया और कैसे उनके कामों को देख करके यूपी की जनता प्रभावित होगी? जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मॉडल को भी रख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ हो गया या राजस्थान हो गया, दूसरा राज्य हो गया, वहां के अपने मुद्दे हैं, यूपी के अपने मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि वहां के नेता जो आपके दूसरे राज्यों के नेता है उनसे प्रभावित होकर के आपको वोट देंगे? और जिस तरह से जो है लंबे समय से आप सत्ता से बाहर हैं, ऐसी सूरत में जो आपके विकास के मुद्दे हैं या अन्य जो मुद्दे हैं उनको जनता सुनेगी और आपको वोट करेगी क्या? चौबे जी। छत्तीसगढ़, राजस्थान या अन्य जगह जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां कांग्रेस पार्टी के सरकार के खिलाफ न युवाओं में कोई आक्रोश है, न महिलाओं में है, न किसानों में है, सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे प्रियंका जी आई थी राजस्थान से, कुछ लड़के कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति मतलब आउटसोर्सिंग पे लेके मांग करने आए थे कि जल्दी करा दिया जाए, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और अशोक गहलोत जी ने वहाँ परमानेंट पोस्ट निकाल के और निष्पक्ष तरीके से सारी नियुक्तियां तुरंत हो गई। ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ पेपर आउट कराया, ना नियुक्तियों में कोई भ्रष्टाचार किया, रह गई बात किसानों के मुद्दे पे, सबसे ज्यादा किसानों को उनके उपज का मूल्य छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान जहां हमारी सरकारें हैं या महाराष्ट्र है मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से आप पूछे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का जो मैंने मुद्दा उठाया है उस पर ये ठीक है, इस पे तो आपने कह दिया है, उन्होंने अपनी बात कह दी है, कब तक इस्तीफा देंगे? और दूसरा एक सवाल है कि हिंदू महात्मा गांधी की हत्या जिन्ना के इशारे पे आरएसएस ने गोडसे से क्यों कराया और महात्मा गांधी जी के मुख से मरते वक्त भी हे राम निकला था। तो हिंदुस्तान में राम राज्य के स्थापना की परिकल्पना ही महात्मा गांधी जी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं होने देना चाहते हिंदुस्तान? अरे योगी जी कह रहे हैं ना तो आपस में लड़ाने की बात क्यों राशन करते मिल हैं? रहा है, सब सुविधाएं मिल रही है और यही राम राज्य है, बात क्यों करते हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी ब्राह्मणों पे कमेंट किए, वहां के मुख्यमंत्री जी को घंटे भर भी नहीं लगा अपने पिता को गिरफ्तार कराने में, लेकिन उत्तर प्रदेश की हत्यारी सरकार 700 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं करा चुकी है और ब्राह्मणों पे जितना जुर्म कर सकती थी, जितना उत्पीड़न हो सकता था उतना किया। तो इसलिए वो ब्राह्मणों को साधने की कवायद भी जुटी है, कमेटी बनाई गई है, आपका ये कहना है?
कि या ब्राह्मणों को मूर्ख समझती है? नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को मूर्ख समझती है कि लास्ट टाइम में कुछ लालीपाप दे देंगे और ब्राह्मण गुमराह हो जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम समझती है अपने पार्टी का, कि सीएम बनाने का लालच दे देगी, पूरे मनोयोग से मेहनत करेंगे और लास्ट में हार्ट अटैक नसीब होगा जब मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा और एम्स में जाके भर्ती हो जाएंगे? उस जाति को भी छला जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको छला नहीं। ठीक है चौबे जी, आपकी बात आ गई पूरी ना। मैं झा जी का रुख कर लेता हूँ। झा जी, जिस तरह से जो है सपा, कांग्रेस और बीजेपी की जो है आपने बातें सुनी हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब यही दावा कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो जाति धर्म भी बीच बीच में हावी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी ने भी कमेटी बनाई है ब्राह्मणों को लेकर के, और उससे पहले जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है बसपा ने काफी पहले ही शुरू कर दिया था। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर जो है ब्राह्मणों के लिए हर जिले में सम्मेलन कराए गए, और जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर के जो सपा का भी कहना है, कांग्रेस का भी कहना है, पिछले काफी दिनों से मुद्दा भी चल रहा है कि जो है ब्राह्मणों 650 ब्राह्मणों की हत्याएं करा दी गई। विकास दुबे का जो एनकाउंटर है वो भी सवालों की घेरे में था, और भी एनकाउंटरों का जिक्र किया गया। काफी समय लगातार आरोप बीजेपी पे लगते रहे। लेकिन जिस तरह से अब आप जो चुनाव नजदीक आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या जाति धर्म का जो मुद्दा है वो विकास पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा? आपने हालांकि कहा है कि विकास हमेशा ही बौना साबित होता रहा है, जाति धर्म के मामले को लेकर के अन्य मुद्दे हावी होते रहे हैं। तो क्या 22 में भी कुछ यही तस्वीर रहने वाली है, या लगता है कि कुछ बदलाव होगा? इस बार जनता जो है विकास के नाम पर ही वोट करेगी, वो जाति धर्म के फेर में नहीं फंसेगी? झा जी। सुमित जी, आपकी प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले कीर्ति जी बहुत देर से एक प्रश्न कर रहे थे जी, कि जो आडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाई थी उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पूरा देश जानता है कि आडवाणी जी को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। जब वेटिंग पीएम की बारी आई थी 2009 में जी, तो उनकी स्थिति क्या बनी थी, और उसके बाद से वो रसातल में चले गए थे जी। तो निश्चित रूप से दीपक जी की बाध्यता है, वो नहीं जवाब दे पा रहे थे, तो मैं उनको ये जवाब देना उचित समझ रहा था कि उस समय जो उनकी स्थिति थी बहुत स्थिति खराब हुई। संघ और बीजेपी में बहुत विरोध हुआ था। तत्कालीन संगठन मंत्री गोविंदाचार्य जी थे, उन्होंने तत्काल उनको बुलाया था। बाद लेकिन उनको कोई भारतीय जनता पार्टी से निकाला नहीं। निकालने के बाद अध्यक्ष पद से तो उनको जाना पड़ा था। निकाला नहीं कीर्ति जी, अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। निकाला नहीं। हाँ, निकालने की बात नहीं है, निकाला नहीं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्टी कीर्ति जी उनकी टिप्पणी आगे नहीं दीजिए। कीर्ति जी वो किसी पार्टी से बंधे नहीं है, उनकी अपनी टिप्पणी है। झा जी पुनः भारतीय जनता ठीक है। कीर्ति जी आपको अंतिम में समय दे दूंगा। कीर्ति जी आपको अंतिम में समय दे दूंगा। आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कहिएगा अपनी बात। झा जी आप अपनी बात। निश्चित रूप से सुमित, जो आपने जो प्रश्न किया, मैंने पहले ही कहा कि जब राजनीतिक दल, खासतौर पे आप यूपी से आते हैं, आपने यूपी में बहुत करीब से देखा है चीज़ों। 30 साल की पत्रकारिता में हमने, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, बिहार की बात हो, तो खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पूरा जो झुकाव है कहीं ना कहीं जातिगत और वर्ग विशेष के साथ चला जाता है। विकास की चाहे जितनी भी बात करिए, यदि हम बात करें तो इस समय देश में आप देख रहे हैं कि रोज एक जमाने में गुजरात मॉडल की बात होती थी, आजकल योगी मॉडल की बात होने लगी है। उसके पहले जिस ढंग से अखिलेश जी ने काम किया उसकी चर्चा होने लगी थी। तो विकास की चर्चा तो होती है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं किनारे हो जाता है। और आप देखिए कि जब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये जातिगत समीकरण, जातिगत झुकाव और जातिगत मुद्दे वो हावी हो जाएंगे और विकास फिर बौना दिखाई देगा आपको। लेकिन इसमें एक परिस्थिति बदली है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो डिजिटल के साथ चल रहा है, तकनीक के साथ चल रहा है। उसको याद है कि शोभित जी ने कल क्या कहा था, वो आज अपने नेता को याद दिलाने को तैयार बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ा बदलाव समाज में है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो वो कहीं ना कहीं अब वो कुछ निर्णय करने की स्थिति में। तो मुझे लगता है कि जो विकास है, विकास पे काफी हद तक मुहर लगती दिखेगी। जी झा जी, बहुत पुरानी बात ना करें, अगर पिछले 3 चुनाव कोई देख ले, 2017, 2012 और 7, जिस तरह से बसपा, सपा और बीजेपी का जो शासन रहा है, फिर भी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इनकी जो तीनों दलों की सरकार रही है, तो विकास सबसे ज्यादा किसकी सरकार में आप देखते हैं? देखिए शोभित जी, विकास तो अपने अपने स्तर पे सभी राजनीतिक दलों ने किया है। यदि हम यूपी में यदि बात करते हैं तो जो सड़कों का एक जाल बिछा तो बसपा के कार्यकाल में हुआ, उसको और विस्तार सपा ने दिया।
और उसकी कल्पना देखिए कि मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर के आई, बहुत बड़ी बात है। और आज तो मेरे को लगता है कि कीर्ति जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि आपने जो कार्य को शुरू किया था उसको अंजाम तक पहुंचाया है आज बीजेपी ने। इसलिए मेरे को लगता है कि आज सारी बातों से, क्योंकि आप राजनेता हैं और समाज से जुड़े लोग हैं, तो आपको दलगत चीज़ों से हट करके भी कहीं अच्छी बात हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो जब मेट्रो की परिकल्पना थी तो आपने की थी, लेकिन उसको मूर्त रूप देना, किसी चीज़ की परिकल्पना करना और उसको मूर्त रूप देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मूर्त रूप यदि बीजेपी ने दिए तो उसका भी आपको स्वागत करना चाहिए। और अच्छी बात, एक प्रश्न और आपने किया था कि जब युवाओं की जब नियुक्ति हुई थी तो सपा के कार्यकाल में हुई, तो सपा के कार्यकाल में यदि पोस्ट निकली है लेकिन उसमें नियुक्तियां यदि बीजेपी कार्यकाल में हुई तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं। और मेरे को लगता है कि हर राजनीतिक दल को जो विकास के कार्य हैं उसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, विकास को महत्व देते रहना चाहिए। चुनाव में भले कोई स्थिति हो, लेकिन ये विकास की जब बात आए, समाज के हित की बात आए, तो ये जो ढंग से यदि काम होगा तो निश्चित रूप से हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। कीर्ति जी, समय समाप्त हो गया, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। आपके पास 30 सेकंड का समय है, अगर आप 30 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं तो बिल्कुल रख दीजिए। कीर्ति जी। वरिष्ठ पत्रकार है, पूरा सम्मान। हमारी संकल्पना को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि कानपुर के अंदर मेट्रो की संकल्पना समाजवादी पार्टी की, तेलंगाना समाजवादी पार्टी का, प्रथम देश के बजट का आवंटन समाजवादी पार्टी का, ये दो समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट देश के प्रधानमंत्री तो गुजरात में बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मेट्रो की तो देश के प्रधानमंत्री के अंदर भी डेवलप नहीं हो पाया। वो विकास का सपना, संकल्पना आदरणीय अखिलेश यादव ने देखा, जो लखनऊ के अंदर शुरू किया, कानपुर के अंदर शिलान्यास किया और वो भी आपका नहीं। ठीक है कीर्ति जी, समय की कमी है, मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। दीपक जी माफी चाहूंगा, और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, समय की चूंकि कमी है, समय की कमी है। अगर 20 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं तो 20 सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल। देखिए सोचने में और करने में थोड़ा फर्क होता है। हम किसी की परिकल्पना करते हैं तो वो परिकल्पना ही तक रहती है, परंतु अगर मैं सोचता हूँ कि मैं किताब पढ़ूंगा, परंतु जब तक मैं उस किताब को पूरा नहीं पढ़ लेता, जब तक वो पूर्ण नहीं होता, तो इस प्रकार की इनकी सोच है, केवल सोचते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम को करती रहती है, तो इन दोनों में फर्क है, यही कहना चाहता था। ठीक है सर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। कीर्ति जी आपका भी बहुत धन्यवाद। चौबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। झा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से जो यूपी का चुनावी दंगल है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वार पर का जो दौर है वो तेज हो रहा है। जाति धर्म और ज्यादा जोर शोर से बढ़ चढ़ के जो रैलियों में है वो चल रहा है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं पीछे है। और ये वाकई में ये बात सच है कि जब तक विकास जो जाति धर्म है वो विकास पर हावी रहेगा और विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकता है, तो जब तक जिस तरह से जो सियासी दल जाति धर्म के मुद्दों को उछालते रहेंगे, दूसरे मुद्दों को हवा देते रहेंगे, एक दूसरे पर बार बर्बाद करते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं विकास पिछड़ता रहेगा। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। खैर, जब चुनावी बेला और नजदीक आती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है और जब जनता मतदान के लिए जाती है, देखते हैं वो इस बार क्या विकास को केंद्र में रखती है या फिर वही जाति धर्म के मुद्दों के आधार पर वोट करती है। खैर, इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।